चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 एटम्स। आई होप चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है जब स्पेशल क्लास उसके लिए अरेंज की जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एटम। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में अगर बात करें तो उस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके चैप्टर के लास्ट तक हमने बात करी सिर्फ किस पर, कि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो अब इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ थ्योरी ऐसी पढ़ने वाले हैं जिसमें जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर थिंग के अबाउट इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर लगाता है। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं एटम्स की, और उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हम यहाँ पे न्यूक्लियस से रिलेटेड भी करेंगे। एटम्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी गई। पहली थ्योरी दी गई थॉमसन के द्वारा, फिर उसके बाद में एक थ्योरी दी गई रदरफोर्ड के द्वारा। और रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा जो इनके दो को पार्टनर्स थे एक्सपेरिमेंट के, एक कीगर और एक मार्स्टन। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करा रदरफोर्ड की देखरेख में। वो आपका स्पेशल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। एंड देन फिर एंट्री हुई किसकी, बोर की। आई होप आप लोगों ने चैप्टर में जो भी पढ़ रखा होगा उससे कुछ एक्स्ट्रा ही जानेंगे, सिलेबस का ही जानेंगे, सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे किससे, थॉमसन से। तो थॉमसन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो एटम है वो लाइक वाटरमेलन है, और जिसमें मैटर है और क्या है, जैसे उसमें तरबूज में बीज होते हैं ना, उस तरीके से भी है कि सीड्स हैं, कुछ इस तरीके। और थॉमसन ने बोला अपनी थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से अरेंज है जैसे तरबूजे में बीज। ठीक है, और जो बाकी पोर्शन है जिसे हम लोग खाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज मैटर है। वो क्या है आपका पॉजिटिव, एक सेकेंड, चार्ज मैटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम एक स्फेयर की फॉर्म में है जिसमें पॉजिटिव चार्ज मैटर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है जैसे तरबूजे में बीज होते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। इस पर्टिकुलर मॉडल को क्या बोला जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये बात तो तुमने सब पढ़ रखी होगी। अगर हम बात करें होल एटम की, तो जब हम होल एटम की बात करते हैं तो होल एटम एक तो आपका न्यूट्रल रहता है और साथ साथ कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, कैसे रहता है, क्यों रहता है, वो बात की बात है। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसमें बात करूं तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स करे गए ये करे क्यों गए उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपको प्लम पुडिंग मॉडल से रिलेटेड एक नई बात और पता चलेगी। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं वो सब स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए करे गए हैं। दैट मीन्स अगर हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन करते हैं फॉर आइडेंटिफाई द एटम, तो हमें कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती हैं, ये स्पेक्ट्रा उन्हें बोल सकते हैं। उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं। तो सेम सिचुएशन है, थॉमसन ने ऐसा माना कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो तरबूज में बीज है या पॉजिटिव चार्ज मैटर में जो इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अबाउट मीन पोजीशन वाइब्रेट करेंगे या इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे। और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ देयर ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो आई होप ये बात आपको नहीं पता चली होगी।
ये बात कौन जानता था पहले से? आप में से किसी किसे पता थी ये बात? माइक ओपन करके बोलिए यस और नो। अनम्यूट करके बताएं आप। पता थी आपको ये वाली बात? नहीं? ओके। ध्यान रखिए आप, थॉमसन मॉडल की अगर बात करें तो थॉमसन ने ऐसा माना कि एटम एक स्फेयर की फॉर्म में है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मैटर है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है। लाइक वाटरमेलन, जैसे तरबूज के अंदर बीज एम्बेडेड होते हैं, तो उसका जो रेड पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज मैटर है, और जो ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है। फिर थॉमसन ने बोला कि होल एटम आपका न्यूट्रल और स्टेबल रहता है। फिर थॉमसन ने एज्यूम करा किस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए? देखिए ध्यान से, ये जो ये जो ऑब्जर्वेशन थी, ये वाली, ये आपकी स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, जो भी आपका एलिमेंट है उसके स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे या इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे, और उनकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो वही होगी जो उसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है? और उसकी जो मतलब ऑसिलेशन मतलब जो भी एक्सटर्नल सप्लाई हम दे रहे हैं वाइब्रेशन कराने के लिए, और जब वो वाइब्रेट करेंगे मीन पोजीशन के अबाउट तो उसके अंदर से क्या निकलने वाला है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलने वाला है। थ्योरी क्लियर हुई थॉमसन की पूरी? थॉमसन थ्योरी क्लियर, यस और नो? अनम्यूट करें, बताएं जल्दी से। ओके, नाउ अब थॉमसन की थ्योरी ने जब इतना कुछ बता दिया हमें कि भाई आपका पॉजिटिव चार्ज मैटर है, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं, और मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और जब वो वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल्स तो उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, वही रेडिएशन हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट के लिए, तो एक्स्ट्रा थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? तो कोई भी नई थ्योरी लाई जाती है, फिर उसके रिगार्डिंग पुरानी थ्योरी के फेलियर्स बताए जाते हैं, और इसलिए पॉपुलर हो जाती है न्यू थ्योरी। तो इस थ्योरी के फेलियर्स क्या क्या थे? फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल, ये थॉमसन थ्योरी। पहला, फर्स्ट फेलियर था, ये आपका सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या मतलब है इसका, समझिए ध्यान से। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है किसी न किसी एटम पे तो होगा ही होगा, और हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हाइड्रोजन एटम पे करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम होता है हाइड्रोजन एटम, उस पे करने वाले हैं। तो जो थॉमसन का मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम के केस में या अदर एटम के केस में स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे पाया। पहला फेलियर हो गया। सेकंड फेलियर क्या था इसका? ये फेल हुआ, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें लार्ज एंगल स्कैटरिंग के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था, उस चीज को थॉमसन मॉडल आइडेंटिफाई या वेरीफाई नहीं कर पाया। तो मैंने आपको अभी बताया कि पुरानी थ्योरी के फेल्योर नए थ्योरी के आने के बाद ही पता चलेंगे। जब तक नई थ्योरी नहीं आएगी पुरानी थ्योरी के कोई भी फेल्योर नहीं माना जाएगा। तो नई थ्योरी आई रदरफोर्ड की, और अलग बोहर की थ्योरी भी आई थी, उसके बेस पर दो फेल्योर निकल के आए। पहला तो क्या, हाइड्रोजन एटम और अदर एटम के लिए स्पेक्ट्रल सीरीज का ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाया, और दूसरा क्या था, जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग है
उस ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसके बारे में भी थॉमसन कुछ भी नहीं बता पाए। क्लियर है दोनों? तो यहां तक थॉमसन की कहानी खत्म हुई। थॉमसन की कहानी में किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करें और पूछ ले जल्दी से, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में पूछ लें। एनी डाउट? थॉमसन के हिसाब से एटम फुली फिल्ड था, कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी आप देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। 12th के एग्जाम देने हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो स्टेटमेंट को अभी केवल उस नजरिए से सोचें जिस नजरिए से बोर्ड एग्जाम पूछेगा। आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया बहुत अच्छे से, आपके 95 प्लस मार्क्स आ गए फिजिक्स में, देन आप हर नजरिए से क्वेश्चन को सोचें कंपटीशन को देने के लिए। ठीक है? तो अभी मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं या जो मैं लेक्चर समझा रहा हूं वो बोर्ड ओरिएंटेड है ओनली। अगर जब कंपटीशन ओरिएंटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी टॉपिक को, तो वो उसमें आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा फिर। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, या फिर हम बोल सकते हैं गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड के दो चेले थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है? किसके सजेशन पर? ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है? क्या करा था इन्होंने वो समझ लीजिए 2 मिनट ध्यान से। देखिए ध्यान से, इन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा। रेडियो एक्टिव सोर्स को जब भी रखा जाता है लेड ब्लॉक में रखा जाता है। फिर एक कॉलीमेटर लगाया, फिर यहाँ से एक माइक्रोस्कोप को कनेक्ट कर दिया, और उससे पहले जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ये माइक्रोस्कोप है आपका, और ये थीटा एंगल स्कैटर्ड हो गया। ठीक है? और ये लगाई थी आपकी गोल्ड फॉइल। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में या पहले कभी किसी क्लास में पढ़ा भी होगा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, कॉलीमेटर। अभी मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा आपको। ठीक है? जस्ट वेट। लेड ब्लॉक, और ये है आपका रेडियो एक्टिव सोर्स। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये पूरा चैम्बर है वैक्यूम चैम्बर। ठीक है? ये जो गोल्ड फॉइल ली है हमने, इसकी जो थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 2.1 इंटू 10⁻⁷मीटर है। ठीक? ये आपकी ZNS की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की, और ये आपका माइक्रोस्कोप है जो रोटेटेबल है। ठीक है? तो पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग समझाता हूं, फिर समझना ध्यान से। देखिए, एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले था हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स वो होते हैं जो खुद से डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ठीक है? तो किसका सोर्स है ये? अल्फा पार्टिकल्स का है। दैट मीन्स इससे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग आगे की तरफ को हो रही होगी सेल्फ। इसे लेड ब्लॉक में रखा जाता है। लेड ब्लॉक में रेडियो एक्टिव सोर्स प्रोटेक्ट रहते हैं, वो स्वयं डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाते अगर टोटली क्लोज्ड है। तो इसीलिए मैंने लेड ब्लॉक का एक पोर्शन ओपन कर रखा है। फिर आगे लगा रखा है कॉलीमीटर। कॉलीमीटर का काम होता है कि अगर मल्टीपल डायरेक्शन में लाइट जा रही है या बीम जा रही है या कोई पार्टिकल्स जा रहे हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग हुई होगी, उस कॉलीमीटर ने क्या करा होगा, इस फिक्स डायरेक्शन में उसे प्रोवाइड करा दी होगी, फिक्स डायरेक्शन। यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल रखी हुई थी जिसकी थिकनेस थी 2.1 इंटू 10⁻⁷मीटर। इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग होनी शुरू हो गई। जब बॉम्बार्डिंग हुई तो उसको ऑब्जर्व करना जरूरी था। कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल एक पर्टिकुलर एंगल पे निकले, कुछ पार्टिकल्स थे जो आए और वापस चले गए उसी डायरेक्शन में। तो उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए एक रोटेटेबल माइक्रोस्कोप लगाया गया। स्कैटर्ड होके जो पार्टिकल गया वो जेड एन एस की स्क्रीन पर गया,
और रोटेटेबल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया। ठीक, स्मॉल एंगल्स पर भी हमने ऑब्जर्व करा और लार्ज एंगल पर भी ऑब्जर्व करा। तो यहां से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट करा तो उसने स्मॉल एंगल स्कैटरिंग को भी प्रायोरिटी दी और लार्ज एंगल स्कैटरिंग को भी ऑब्जर्वेट करा। दैट मीन्स जो थॉमसन का फेलियर है लार्ज एंगल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का, उसे रदरफोर्ड ने ओवरकम कर लिया। ठीक है, तो यहां से सोर्स से पार्टिकल्स निकलेंगे, कॉलीमेटर उन्हें कॉलीमेट करेगा, सिंगल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसकी बम्बार्डिंग किस पे होगी, गोल्ड फाइल पर होगी। वहां से पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, स्कैटर्ड पार्टिकल को जाके किस पे गिरेंगे, ZNS की स्क्रीन पर गिरेंगे, और उन्हें ऑब्जर्व कौन कर लेगा, माइक्रोस्कोप जो रोटेटेबल है। सारे सेटअप को वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वैक्यूम चैम्बर में नहीं रखेंगे तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, उनके पाथ से चेंज कर देंगे उनके पाथ को। वर्किंग समझ में आई? ठीक है, ओके, दैट्स गुड। बाकी लोग अनम्यूट करके बता दें, वर्किंग समझ में आई सबको? ओके, नाउ अब इतना काम होने के बाद में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुए, हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुए उनकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन कहता है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो कैसे निकल गए, सीधे के सीधे निकल गए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं किसी पार्टिकल की किसी अनदर पार्टिकल पर बॉम्बार्डिंग, अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉम्बार्डिंग करूं और वो पार्टिकल जैसे आ रहा है वो सीधा ही निकल जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि जो दूसरा पार्टिकल वो एम्प्टी है। तो यहां से ये भी क्लियर हुआ कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, कुछ पार्टिकल्स, फ्यू पार्टिकल्स, और वो फ्यू पार्टिकल्स का भी रेशियो क्या है, 1 इन अप्रॉक्स 8000, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड 8000 ही माना गया है। वो 10,000, 8,000, 9,000 इस तरीके की वैल्यू वेरी कर सकती है, डजेंट मैटर। ठीक, वो क्या हुए आपके, डिफ्लेक्ट होंगे थ्रो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन कितनों ने शो करा, 1 इन 8000। और यकीन मानिए आप, ओकेशनली केवल एक या दो पार्टिकल या कुछ माइनर पार्टिकल्स ही 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई अभी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, देखिए मैं यहां भी क्लियर कर सकता हूं इसका अनदर डायग्राम बना के, बहुत से पार्टिकल थे सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स 90 डिग्री डिफ्लेक्शन, और कुछ पार्टिकल्स जिस पाथ पर आए उसी पाथ पर वापस चले गए, दैट इज 180 डिग्री डिफ्लेक्शन। ऑब्जर्वेशन क्लियर है, यस और नो? ऑब्जर्वेशन क्लियर है सबको? माइक अनम्यूट करें प्लीज, बताएं यस और नो। ओके, दैट्स गुड। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर क्या क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस यहाँ की बताई गई। तो देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दी कि अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्टेट जा रहे हैं तो आपका एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, हम यहां से क्या बताने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट था उसकी सिग्निफिकेंस की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट से क्या पता चला, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, सेकंड सेकंड में ये बोला कि स्कैटरिंग जो है वो लार्ज एंगल स्कैटरिंग है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा
एटम के सेंटर में है। ये क्या है? ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैटर। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ बाउंडेड है। और होल एटम की अगर बात करें तो वो न्यूट्रल है। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? निगेटिव चार्ज है। और होल एटम इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। और जो ये सेंटर कोर है, इस सेंटर कोर को ही थर्ड पार्ट में एक नया नाम दिया गया, न्यूक्लियस। ये सेकंड में ही बोल सकते हैं। क्या बोला गया? न्यूक्लियस। क्लियर है? तो मैंने जो जो सिग्निफिकेंस थे आपको एक साथ क्लियर कर दिए। क्या क्या सिग्निफिकेंस मिले यहां से? मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है। जहां से 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर कुछ है। और वहां पर क्या ऑब्जर्व हुआ कि वहां पर क्या है? आपके जितना भी पॉजिटिव चार्ज है मैटर का वो वहीं पर है एटम का। फिर उसे ही क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या है? बाउंडेड है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एटम को होल ऑब्जर्व करें तो एटम होल क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए। समझ में आई बात? यस और नो? अनम्यूट करके बोलें प्लीज। दैट्स गुड। चलिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो दो थ्योरी हमने पढ़ ली है और दो थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें फेलियर जरूर याद रखने हैं। फर्स्ट थ्योरी के फेलियर क्या थे? लार्ज एंगल स्कैटरिंग और स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम और अदर एटम। ठीक है। जिसे सेकंड थ्योरी ने फर्स्ट एक फेलियर को क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया। और वो किस वाले को करा? लार्ज एंगल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को कर लिया। अभी भी कौन सा फेलियर हमारा बचा हुआ है? हाइड्रोजन एटम या अदर एटम के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस का। ठीक है। तो जब हम, हाँ वेरी गुड, जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी बोहर की बात पढ़ेंगे और बोहर की थ्योरी पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम से रिलेट करके, तब हम उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं रिगार्डिंग न्यूक्लियस। देखिए यहां से वन बाय वन देखते हैं। देखो, मैंने कहा ई सेंटर पार्ट और ये पॉजिटिव चार्ज मैटर। अब हम क्या कर रहे हैं? हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। जो अल्फा पार्टिकल जब एंटर करा होगा, न्यूक्लियस की तरफ गया होगा, तो वो कितना पास गया होगा, तो उस डिस्टेंस की हम बात करने वाले। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है कहानी, वो से समझे। मान लीजिए इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है कुछ ऐसे, वो यहां तक आया होगा फिर वापस चला गया होगा। अच्छा, ये न्यूक्लियस है, यहां तक पार्टिकल आ रहा है, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है इसे आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ही बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को निकालने के लिए, अच्छा दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास। मान लीजिए एक पार्टिकल तो क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का चार्ज मान लेते हैं कितना है? एक सेकेंड। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को हमने मान लिया Q2। और जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, कोई बताएगा? न्यूक्लियस पे चार्ज मान लिया Ze। अभी हमने न्यूक्लियस क्या है, कौन से का न्यूक्लियस एटम का, वो हमने डिफाइन नहीं करा, इसलिए Ze मान लिया। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, 2+ ना बोल के आप अगर बोले +2e तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, हाँ वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब पार्टिकल यहां से चलकर यहां तक आ रहा है, ठीक, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब वो बिल्कुल यहां आ गया होगा आर नॉट डिस्टेंस पर, तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल वो कितनी होगी? 1/2 m v²। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं U, कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला। दैट इज K, Q1 कितना है? 2e ZE डिवाइडेड बाई R नॉट। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं वन बाय वन। देखिए यहां से जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 mv² इक्वल टू के, 2 हो गया ये ZE² डिवाइड बाई R0। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसे सॉल्व कर लो। हमें क्या निकालना है, R0 निकालना है। तो R0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, के दैट इज 1/4πε0 2ZE²। अच्छा इधर वाला 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ZE² और डिवाइड बाई में कितना mv²। ये आ गया हमारे पास R0। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यही क्या है हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। एनी डाउट, यस और नो प्लीज अनम्यूट करके बताएं। वेरी गुड। रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, किसी एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मानते हैं हम, दैट इज एनर्जी उसकी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस वैल्यू को रख लो mv² को 1/2 में कन्वर्ट करके, और z की वैल्यू रख लो, e की वैल्यू रख लो, और k की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। जब सारी वैल्यू रखोगे तो ये R0 आएगा निकल के आपका अप्रोक्सीमेट 41.3 FM फर्मी मीटर। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि जो न्यूक्लियस है वो, उसकी जो रेडियस होती है वो किस ऑर्डर की होती है, फर्मी ऑर्डर की होती है। फर्मी दैट इज 10⁻⁻⁵ मीटर ऑर्डर की होती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स वर्क करता है किस रेडियस में, 10⁻⁻15 मीटर की रेडियस में वर्क करता है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। एनी डाउट, यस और नो। एनी डाउट, यस और नो। नो डाउट, ओके। चलिए, तो मैं एटम्स चैप्टर में जितना हमने पढ़ा एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं आपको मैं। सबसे पहले हमने शुरुआत करी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में। उसमें हमने क्या बोला, थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक स्फीयर की फॉर्म में है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। लाइक जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, तरबूज में क्या होता है आपका, जो पॉजिटिव रेड पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज मैटर है, और जो इसके अंदर सीड्स होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसी मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। यहाँ से स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने एज्यूम करा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, और जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रहा है। ये थॉमसन की पूरी थ्योरी हुई। फेलियर क्या क्या रह गए, स्पेक्ट्रल लाइंस किसकी, सेवरल सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं डिफाइन कर पाया, हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स की, और दूसरा लार्ज एंगल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को भी डिफाइन नहीं कर पाया। फिर एंट्री हुई रदरफोर्ड की, जिन्होंने अपने दो चेलों के साथ में एक एक्सपेरिमेंट करा। वो कौन कौन थे, गीगर्स और मार्सन। ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड दोनों ने एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट करके क्या ऑब्जर्वेशन करा, उन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया, उसके अंदर एक रेडियोएक्टिव सोर्स को रखा, आगे एक कॉलीमीटर लगाया, कॉलीमीटर के आगे क्या लगाया, एक गोल्ड फॉइल लगाई, और फिर एक जेडएनएस की स्क्रीन ली, और साथ साथ रोटेटेबल माइक्रोस्कोप। जैसे जैसे बॉम्बार्डिंग होती रही अल्फा पार्टिकल्स की, वो स्कैटर्ड होते रहे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स ने 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिया, अराउंड 1 in 8000, और ओकेशनली 1 और 2 पार्टिकल्स ऐसे थे जो सेंटर पोर्शन से जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकले, क्या सिग्निफिकेंस निकले। फर्स्ट सिग्निफिकेंस रहा हमारा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो सीधे निकले हैं, इसका मतलब एम एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। फिर दूसरा बोला गया कि एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा कहां पर है, सेंटर कोर में है। फिर बोला गया उसी ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं उसके चारों तरफ बाउंड रहते हैं। फिर हमने
बात करी किसकी, उसके फेल्योर की। फेल्योर क्या कह रहा है अभी, रदरफोर्ड के, वो हमने बात नहीं करी है। फिलहाल हमने ये पता लग गया कि रदरफोर्ड की थ्योरी से एक फेल्योर थॉमसन का ओवरकम हो गया। वो कौन सा वाला हो गया, जिसमें हमने लार्ज एंगल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की बात करी। ठीक, रदरफोर्ड की जो फेल्योर पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे किसकी, एटम की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। जैसे वो घूम घूम के स्पाइरल पाथ पे आके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोलैप्स कर जाता है न्यूक्लियस में, वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिर हमने बात करी किसकी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, और उसका बेसिक डेरिवेशन आपके सामने है, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स जो आपका आगे की तरफ चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है उसमें, और जैसे ही वो नियरेस्ट पॉइंट पर जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर रखा, और रखने के बाद में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला निकल के आया, k that is 1 upon 4 pi epsilon naught 4 z e square upon mv square। वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिया रदरफोर्ड का, जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी कंसिडर करी, 5.5 MeV, और उस वैल्यू को पुट करने के बाद में हमें यह पता चला कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो फर्मी ऑर्डर की होती है। इज इट क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हुआ, यस और नो? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपैक्ट पैरामीटर की बात करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से रिलेटेड जो फाइनल स्टेटमेंट होंगे उनकी बात करेंगे, रदरफोर्ड के फेल्योर की बात करेंगे, और रदरफोर्ड के फेल्योर को जानने के बाद हम एंट्री करेंगे बोर्स में। ठीक है, बोर की थ्योरी पढ़ेंगे और एक डेरिवेशंस पढ़ेंगे। आई होप कि कल ये चैप्टर की थ्योरी हम कंप्लीट कर लें, और अगर कुछ रह जाता है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ सकता है, आपके पास 2 मिनट है। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है, चलिए मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड की प्रिपरेशन के रिलेटेड। आप सबसे पहले नोट्स पढ़ें जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नोट्स पढ़ते रहें, याद करते रहें, और साथ साथ एनसीईआरटी करते रहें। एनसीईआरटी की रीडिंग भी करनी है आपको, और प्लस न्यूमेरिकल करने हैं। और जितना टाइम हमारे पास बचा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पीवाईक्यू और ऐड करने हैं। इतना काम तो आपको करना ही करना है। और अगर आपके पास टाइम है तो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव की बुक लें, सिंगल बुक, और उस बुक को एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करें। एक ही बुक को आप बुक्स चेंज ना करें, एक ही बुक को एटलीस्ट 3 टाइम्स चेक कर लें, सॉल्व करें। ठीक है, मैंने तो अभी बोला ही नहीं है कि एटम का साइज 10 पावर -10 होता है। मिस्टर सक्षम, मैंने बोला कोई 10 के पावर -10 होता है? मैंने तो नहीं बोला है अभी। जब मैं बोलूंगा तो मैं बताऊंगा अभी। नहीं, मैं जब बोलूंगा तभी बताऊंगा ना। अभी आप क्वेश्चन ले आओगे तो क्या फायदा उस चीज से। ठीक है, चलिए जब हम साइज ऑफ एटम की बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि वो 10 पावर -10 ही कैसे होता है। ओके, हाँ हाँ, चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, कल मिलते हैं। कि कल हम एटम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अभी आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।